अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा आपको पता है हमने अपना चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट किया हुआ था, डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, जो कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज की वीडियो के लिए जो मैंने अपना टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है हमारे पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है जो कि है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। अब जिस तरह हमने लास्ट वाला हमने टॉपिक पढ़ा था वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसी तरह इसके भी दो नाम है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो कहते हैं कि ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है ये सिमिलरली किसके इक्वल होता है या किसकी तरह परफॉर्म करवाया जाता है। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू, कहते हैं कि ये जो प्रोसेस आता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू एक्स-रे डिफ्रैक्शन। कि जब हम जिस तरह हमने अपना टॉपिक पढ़ा था एक्स-रे डिफ्रैक्शन वाला, सेम एज इट इज ये वाला जो प्रोसेस है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी अकॉर्डिंग टू एक्स रेज सेम है, दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम देखें कि इसके साइंटिस्ट कौन थे, किन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की थी, तो वो कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया था, दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय क्लिंटन जे डेविसन। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था क्लिंटन जे डेविसन और दूसरे का नाम था लास्टर एच जर्मर। ठीक है, इनके लास्ट वाले नाम से ये देखिए, इसका इधर से लिया गया डेविसन और इधर से लिया गया जर्मर। इनके जो लास्ट वाले नाम थे उनको ही मिलाकर उन्होंने इस अपने टॉपिक का नाम रख दिया था, या जो अपना एक्सपेरिमेंट पेश किया था उन्होंने अपने ही नाम पर उसको नाम दे लिया। जैसे कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, तो ये किन दो साइंटिस्ट ने परफॉर्म करवाया? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम क्लिंटन जे डेविसन एंड दूसरे का नाम था लास्टर एच जर्मर। ठीक है, इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म होता है कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आते हैं, ठीक है, कैसे आएंगे वो भी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी जो नेचर है वो वेव नेचर होती है। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट electrons have wave nature के इस एक्सपेरिमेंट की बिना पर यह बात साबित हो गई कि यहाँ जर्मर और डेविसन ने इस बात को साबित किया कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है वो नेचर होती है कौन सी? वेव नेचर होती है। ठीक है, अब बेटा मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूं और फिर इसकी जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और इसकी जो वर्किंग थी उसके ऊपर बहस करते हैं थोड़ी सी। पहले इसकी हमें डायग्राम ड्रा करना पड़ेगी। डायग्राम के लिए कहते हैं कि आपके पास क्या होना जरूरी है कि सपोज आपके पास क्या था, आपके पास एक फिलामेंट था। ठीक है, फिलामेंट के ऊपर एक क्या रखा हुआ है? एक्सेलरेटिंग प्लेट्स रखी हुई हैं जो कि मेटल की बनी हुई हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद क्या होगा, आपके पास एक निकल सरफेस है। ठीक है, ये निकल सरफेस है, आप इसको क्या लें? निकल सरफेस। ये आपके पास था फिलामेंट। ठीक हो गया। आपके अभी तक मैंने क्या बनाया कि आपके पास एक फिलामेंट था, फिलामेंट के बाद एक आपके पास आ गया निकल सरफेस। फिर क्या होगा, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे वो इधर निकल सरफेस पर आएंगे, निकल सरफेस पर टकराने के बाद वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डिफ्रैक्ट जो होते हैं वो इस तरह एक
सर्कुलर डिटेक्टर आपके पास होता है, ठीक है, ये आपके पास एक आता है डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर आप इसको सर्कुलर भी मूव करवा सकते हैं, मूवेबल ये आपके पास डिटेक्टर आता है। और ये जो डिफ्रैक्शन के दरमियान जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान, उसको उन्होंने कह लिया हुआ फाई, आप थीटा भी कह सकते हैं, कुछ और अल्फा बीटा गैमा भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये थी इसकी डायग्राम की तरफ अब मैं समझाने की तरफ आता हूं। कहते हैं कि आपके पास सपोज नहीं कि एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि एक फिलामेंट था, ठीक है, फिलामेंट के ऊपर दो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स रखी हुई हैं जो कि किसकी बनी हुई थी, मेटल की बनी हुई थी। या जो उनका क्या काम होता है, या आप ये कह लें कि फिलामेंट के आगे ही एक मेटल सरफेस पड़ी हुई है, ठीक है, कि जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं फिलामेंट को, ठीक है, पोटेंशियल या वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि फिलामेंट हो जाता है हीट अप। जब फिलामेंट हीट अप होता है तो इसके ऊपर एक था मेटल की सरफेस, तो मेटल की सरफेस भी क्या होती है, वो भी हीट अप हो जाती है। और हमें पता है कि जो मेटल्स की सरफेस हीट अप होती है जब, तो उधर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन उधर से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इधर भी सेम यही प्रोसेस हुआ कि फिलामेंट को पोटेंशियल प्रोवाइड करके हीटअप किया गया, फिलामेंट के हीटअप होने से मेटल की जो सरफेस थी वो हीटअप हुई और उधर से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। अब ये हमने दो एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगाई हुई है, चूंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से निकलेंगे, ठीक है, वो बीम की फॉर्म में नहीं होते बल्कि स्केटर्ड होते हैं, ठीक है, इर्द गिर्द उड़ते रहते हैं, ठीक है, वो एक बेतरतीब अंदाज में उनकी जो मोशन होती है। लेकिन हमने क्या किया, एक एक्सेलरेटिंग प्लेट्स लगाई हुई है। एक्सेलरेटिंग प्लेट्स का काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एज अ बीम फॉल करवाएगी, ठीक है, स्केटर्ड नहीं होने देगी बल्कि एक एज अ बीम फॉल करवाएगी और इसकी मोशन को बीम की फॉर्म में बरकरार रखेगी। क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हुए, ठीक है, बीम की फॉर्म में आए, किसके ऊपर, एक निकल की सरफेस थी। निकल की सरफेस ने क्या किया, इस बीम को क्या कर दिया, डिफ्रैक्ट कर दिया, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया या डिफ्रैक्ट कर दिया, कि उसका जो डायरेक्शन थी मूवमेंट की उसको चेंज कर दिया। चेंज होने के बाद वो किधर जाएगी, एक हमने डिटेक्टर रखा हुआ है, डिटेक्टर के पास जाएगी, डिटेक्टर इन जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनको इमिट कर लेगा, उनको डिटेक्ट कर लेगा कि ये अब इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास मौजूद हैं या मेरे पास अब आगे हैं। तो ये सारी की सारी अरेंजमेंट थी। अब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हमने लिख लिया जो हमें क्या चाहिए थी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो अभी हमने डिस्कशन किया है स्टूडेंट, वो सारी की सारी वही है, ठीक है। अब इसमें हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी, वो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपरेटस क्या क्या यूज हो रहे थे। अपरेटस क्या क्या यूज हो रहे थे, पहले नंबर पर हमने क्या किया, फिलामेंट लिया, ठीक हो गया। फिलामेंट के बाद क्या था, मेटल सरफेस थी एक, मेटल सरफेस के बाद क्या था, एक आपके पास एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स, और इस सारे को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन गन का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ही ये सारा कुछ अरेंज किया होता है और उसको हम बजाय इसके कि लैदर सेपरेटली एक्सप्लेन करें, हम कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गन हम यूज करे थे। इस फिलामेंट की जगह क्या आप लिख सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन गन की, ठीक है, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि आपके पास आ रहा था एक निकल सरफेस, ठीक है, निकल की सरफेस एक आपके पास आ रही थी। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस हमारे पास मूवेबल डिटेक्टर। तो ये आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल अपरेटस जो यूज हो रहे थे। जब क्या होता है कि अब जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से फॉल हुए निकल सरफेस पर, निकल सरफेस ने उनको क्या किया, डिफ्रैक्ट कर दिया। जब वो डिटेक्टर के पास गए, जब वो डिटेक्टर के पास जाते हैं तो वो मूवेबल डिटेक्टर है, तो फिर क्या हो जाता है, उधर करंट आई प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करंट आई,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आई करंट को उधर प्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये थी हमारी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट सारी की सारी। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, ये प्रूव करवाना है थ्योरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी, टू वेज के साथ आपने इसको प्रूव करना है कि ये जो हमने बात की थी, ये जर्मर और डेविसन ने बात की थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो नेचर है वो वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एज अ वेव बिहेव करता है। हमने दो तरह से इसको परफॉर्म करवाना है। अगर तो हमारे आंसर क्लोज आ गए तो हम बताएंगे कि ये जो वाकई में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी जो नेचर है वो वेव है। अगर हमारे जो आंसर्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंटली आए, सेपरेट आए, तो हम बोलेंगे कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उसकी वेव नेचर नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी थ्योरेटिकल वेवलेंथ की तरफ। फिर भी जिस तरह हमने लास्ट वाले टॉपिक में वेवलेंथ को कैलकुलेट किया था, ठीक है, लार्ज मैसेज के लिए और स्मॉल मैसेज के लिए, अब भी हम इधर वही करेंगे कि हमने कैलकुलेट करना है वेवलेंथ को। वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के बाद हम नतीजा अखज़ करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी नेचर रखता है, वेव के पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट, अभी चलते हैं हम अपनी थ्योरेटिकल अरेंजमेंट की तरफ। थ्योरेटिकल वेवलेंथ, पहला हमारा जो प्रूव करेंगे वो करेंगे थ्योरेटिकल वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, ये थी हमारे पास थ्योरेटिकल वेवलेंथ। उसके लिए कहते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, के जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी गेन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होती है, जब हमने इधर बनाई थी डायग्राम में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमने उनको एक्सेलरेट करवाया। एक्सेलरेट होने की वजह से उसमें वो मूवमेंट होती है, उनकी आती है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है हम उसको कहते हैं कि वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक्सेलरेटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इस गेन करने वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वो किसके बराबर होती है, हम वो देख लेते हैं। कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो आती है वो वोल्टेज के और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आती है। चूंकि वोल्टेज प्रोवाइड हमने किया था खुद से बैटरी के जरिए फिलामेंट को, ताकि वो हीटअप हो जाए, और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो होता है और वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन अब इधर हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है VE के साथ। अब काइनेटिक एनर्जी का पता है हमें, फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² इज इक्वल टू VE। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास आ रहा था 1/2, 2 ओवर के नीचे था, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा V² इज इक्वल टू 2VE। ये फार्मूला बन गया। अब आपने क्या करना है, हमने ये जो आपके पास V आ रहा है, V के स्क्वायर को खत्म करना है। अगर हम इधर से इसके स्क्वायर को खत्म करेंगे तो M के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। पहले आप क्या करें कि M को भी स्क्वायर बना लें। M को कैसे स्क्वायर बनाएंगे कि हम दोनों तरफ M के साथ मल्टीप्लाई कर दें। M इंटू MV² इज इक्वल टू 2VE मल्टीप्लाई बाई M। तो इधर M मल्टीप्लाई M हो जाएगा, M का स्क्वायर V का स्क्वायर इज इक्वल टू 2MV और E, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इनके स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों तरफ आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, M² V² इज इक्वल टू 2MVE, और दोनों तरफ ले लिया इसका स्क्वायर रूट। जब आप इस तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास बच जाएगा MV इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2MVE। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो MV आपको पता है डी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास MV की वैल्यू आ गई। ये आपके पास MV की वैल्यू आ गई। तो फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन,
वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। तो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ उसकी क्या आ रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू h/m v। ठीक है बेटा, एम वी आपके पास आ रहा था फार्मूले में। अब देखिए ये भी आपने जो वैल्यू निकाली है ये भी किसकी निकाली है, एम वी की निकाली है। तो अब आपने क्या करना है, ये वाली एम वी की वैल्यू इधर से उठा के इधर पुट कर देनी है। तो आपके पास जो वेवलेंथ बन जाएगी वो बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू h/2 m/e/v और ऊपर स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया वेवलेंथ। ठीक है, थ्योरेटिकल वेवलेंथ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि सिंपल इसके अंदर जो वैल्यूज थी वो पुट कर देनी है। कह रहे हैं कि सिर्फ आपने थोड़ा सा सपोज कर लेना है कि जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया था, ठीक है, बुक के अंदर ही बता रहे हैं एग्जाम्पल में कि जो हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया था फिलामेंट को, वो पोटेंशियल प्रोवाइड किया था वो था 54 वोल्ट। पोटेंशियल किसके बराबर आ रहा था, पोटेंशियल बराबर था 54 वोल्ट्स के। ठीक है स्टूडेंट, 54 वोल्ट था जो पोटेंशियल था। अब आपने सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। अब अगर देख रहे हैं हमारे पास फार्मूले में आ क्या क्या रहा है, एक तो है H प्लस कांस्टेंट, 2 एज इट इज M मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, V पोटेंशियल जो आपको पास दिया हुआ था 54 वोल्ट्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज यूज पुट कर दें। ठीक है, अब क्या करें आप, ये आपके पास फार्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू H की जगह H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय, अब 2 एज इट इज आ गया। ठीक है, M आपके पास क्या था, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बराबर होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, फिर था वोल्ट, वोल्टेज था आपके पास 54। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है इधर आ रहा है वो 1.66 इंटू 10 की पावर 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -10 मीटर आ रही है। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो 10 की पावर -10 आती है ये बराबर होती है एंगस्ट्रॉन के। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1.66 लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर लिखने की बजाय सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके पास आ गया वेवलेंथ। वेवलेंथ कौन सी आ गई, थ्योरेटिकल वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आया 1.66 एंगस्ट्रॉन, ये आपने याद रखना है। और इसको याद रखते हुए ही आपने एक और वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है जो कि कहलाएगी एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास वेवलेंथ आ रही थी वो कौन सी आ रही थी, अब उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी। सिंपल आपने क्या किया, थ्योरेटिकल वेवलेंथ में हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे थे, उनकी मोशन की वजह से एक्सलेरेट हो रहे थे, एक्सलेरेट होने की वजह से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो बराबर आ गई वी के। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट करते हुए सारी कैलकुलेशन को ड्राइव कर लिया, एम वी का फार्मूला निकाला। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के जरिए हमने एम वी की जगह एम वी का जो जिधर हमने खुद फार्मूला निकाला वो इधर वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद सारी वैल्यूज पुट की, फिर आपके पास ये लैम्डा का आंसर आ गया 1.66 एंगस्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। अगर तो हमारा आंसर सेम आ गया दोनों का या एक दूसरे के बहुत ही करीब आया तो हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वेव नेचर रखता है। ठीक है, वेवलेंथ, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ बेटा कह रहे हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन को हम यूज करें। ठीक है, कि ब्रैग्स इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो ब्रैग्स जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 2D
साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। दो तरह से हमने लैम्डा निकालना है। एक तो लैम्डा हमने निकाला अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइपोथेसिस वेवलेंथ, ठीक है। फिर दूसरा निकालना है अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है? ब्रैग्स लॉ की, ब्रैग्स लॉ, ठीक है। ये कौन सा लॉ था? ब्रैग्स लॉ, ठीक है। इधर से जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी 2d साइन थीटा। कहते हैं कि इसमें अगर हम निकालें कि जो ऑर्डर हमने रखना है वेवलेंथ का, ठीक है, कि वो ऑर्डर जो आ रहा था, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वो कौन सा आना है? 1 आना है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, और वो बराबर है 1 के। फिर एक आपके पास इधर आ रहा है m तो आ गया 1। दूसरी बात आ रही है d किसको कहते हैं? ग्लैंस, d कहते हैं इधर आपके पास जो आ रहा है रिफ्लेक्टिंग प्लेन, टू डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के, ये हमने फिलामेंट्स रखा था, फिलामेंट्स के गिर्द ये दो रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगा दी, ठीक है। इनके दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा था वो डिस्टेंस था d, तो d बराबर आ रहा है आपके पास 0.91 एंगस्ट्रॉन, 0.91 एंगस्ट्रॉन। तो हमें पता है ये जो एंगस्ट्रॉन है वो किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 बराबर होता है एंगस्ट्रॉन के। तो अब इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। अब आपके पास एंगस्ट्रॉन आ रहा है तो आपने क्या लिख देना है? 0.91 इंटू 10 की पावर -10, एक की जगह क्या आ जाएगा? 10 की पावर -10। फिर आपके पास ये जो एंगल आ रहा था, एंगल थीटा भी उन्होंने दिया हुआ है, वो बराबर है 65 डिग्री के, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको बुक पे दी होंगी, ठीक है। एग्जांपल है ये सारी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है? सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करते हुए ये इसकी में वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें 2 एज इट इज, डी की जगह क्या आ जाएगा? 0.91 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू आपके पास सॉरी साथ आ रहा था साइन, साइन की जगह आप साइन थीटा आ रहा था 65 डिग्री, हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर m आ रहा था 1 और लैम्डा आ गया एज इट इज। फिर अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आंसर आएगा? सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है, इधर से अगर हम निकालें लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपल आ जाएगा लैम्डा। मैंने इक्वेशन की अरेंजमेंट चेंज कर दी, लेफ्ट साइड को राइट, तो राइट को लेफ्ट बना दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास ये सारी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1.65 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी ये सारी की सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। कहते हैं कि ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.65 इंटू 10 की पावर -10। तो अभी हमने लिखा 10 की पावर -10 किसके बराबर होता है? एंगस्ट्रॉन के। तो आपने क्या करना है? लैम्डा का जो आंसर आया है वो 1.65 आगे 1 की पावर 10 की जगह आ जाएगा एंगस्ट्रॉन। तो जो हमारे पास आंसर आया था थ्योरेटिकली का, वो आया था 1.66 इंटू 10 की पावर सॉरी, ये इसको भी एंगस्ट्रॉन में लिखे हैं 1.66 एंगस्ट्रॉन, यानी कि दोनों को कंपेयर करें तो बिल्कुल एक दूसरे के करीब वैल्यूज आ रही हैं। करीब आ रही है तो मतलब कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ थी वो भी करेक्ट आई है, जो थ्योरेटिकल वेवलेंथ थी वो भी करेक्ट आई है, मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है। थोड़ा सा शायरी के बाद फर्क आ रहा है, वो कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो फिलामेंट से या मेटल सरफेस जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो कौन सी नेचर होती है? एज वेव नेचर, और वो एज अ वेव नेचर बिहेव करते हैं। ये थी हमारे पास टॉपिक जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर कहते हैं कि इस इक्वेशन से हमें अब ये कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो नेचर है वो वाकई कौन सी नेचर है? पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो डेविसन और जर्मर को इसके लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था 1937, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने किस साल में प्रूव किया था? प्रूव किया था 1924 के अंदर, ठीक है। 1928 के अंदर उन्होंने ये प्रूव किया था, और उसके बाद 1937 के बाद, ठीक है, कब? 1937 को उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। अब
ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों को कंबाइन नोबेल प्राइज मिला था, म्यूचुअली शेयर हुआ था इनके दरमियान। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एज एमसीक्यूज आपसे पूछी जा सकती है नोबेल प्राइज वाली। तो स्टूडेंट ये था हमारा सारा टॉपिक आज का, जो कि था चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर की फिजिक्स, और टॉपिक का नाम था जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसको हमने पढ़ा कि ये सारे का सारा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, सारा वही प्रोसेस है। फिर हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स को स्टडी किया कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, क्या क्या उसके ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे थे। फिर हमने कहा कि अगर हम ये प्रूव करवाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो वेव नेचर है, तो हमें दो तरह की वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। एक निकालनी पड़ेगी थ्योरेटिकल, दूसरी निकालनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंटल। जो थ्योरेटिकल वेवलेंथ निकाली थी वो हमने अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन से निकाली, जो कि आंसर हमारा आया था 1.63 एंगस्ट्रॉन। फिर हमने जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ थी वो हमने निकाली थी अकॉर्डिंग टू डी ब्रैग्स लॉ। ब्रैग लॉ की जो इक्वेशन थी वेवलेंथ की, उसके जरिए से हमने ये वैल्यूज निकाली, तो हमारे पास आंसर आया 1.61। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको इस सारे टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।